10 साल का एक छोटा सा बच्चा भरपूर सिंह अपने पिताजी के साथ साथ उछलता कूदता जा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मासूमियत। बैसाखी का दिन था, फसल का त्योहार। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, ढोल की थाप पर नाचते गाते किसान और खुशियों का माहौल था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जैसे ही वो दोनों पहुंचे, वहां हर तरफ खुशी और जोश का माहौल था। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, हंस रहे थे और त्योहार की बधाइयां दे रहे थे। लोग धूप में बैठकर खाना खा रहे थे, परिवार एक साथ बैठकर पिकनिक मना रहे थे और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, उनकी हंसी बाग में गूंज रही थी। हर तरफ एक उत्सव का माहौल था, जैसे कि आज का दिन कभी खत्म नहीं होगा। भरपूर बड़ी बड़ी आंखों से कुछ आदमियों को देशभक्ति गीत गाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कि वो इन गीतों के माध्यम से कुछ नया सीख रहा हो। उसे शब्द तो समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में जो जोश था वो उसे रोमांचित कर रहा था। उसकी छोटी सी दुनिया में ये गीत एक नई ऊर्जा भर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज जश्न का दिन है, उम्मीद का दिन है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिन को खास बना रहा था। भरपूर को क्या पता था कि खुशियों का यह दिन जल्द ही एक बहुत बड़े दुख में बदल जाएगा। अचानक ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। ये बेफिक्री वाली हंसी, ये खुशी का माहौल सब खत्म होने वाला था। लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। उसकी मासूमियत और खुशी जल्द ही एक भयानक सच्चाई से टकराने वाली थी। बैसाखी का यह खुशनुमा माहौल चकनाचूर होने वाला था और इसकी जगह लेने वाली थी एक ऐसी घटना जो क्रूरता की सारी हदें पार कर जाएगी। एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जब आ जाएगा कि अचानक एक गोली की आवाज आई, तेज और भयानक। भरपूर रुक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो। आवाज पटाखे की तरह थी, लेकिन बहुत तेज। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो, और फिर अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, जैसे डर का कोई सैलाब आ गया हो। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, जैसे डर का कोई सैलाब आ गया हो। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, गिरा रहे थे, बस किसी तरह बाहर निकलना चाहते थे। भरपूर अपने पिताजी का हाथ पकड़कर खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर और असमंजस था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसने पूछा। उसकी आवाज में मासूमियत और डर था, लेकिन उसकी आवाज बढ़ती हुई चीख पुकार में दब गई और गोलियां चलने लगीं। हर गोली के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। हर गोली दहशत का एक और वार। लोग और भी ज्यादा डरने लगे। लोग चीख रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, जैसे किसी ने उनके दिलों में आग लगा दी हो। सब बस उस बाग से बाहर निकलना चाहते थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। भरपूर ने देखा कि लोग जमीन पर गिर रहे हैं। उनके चेहरे पर दर्द और डर साफ दिख रहा था। उनके सफेद कुर्ते खून से लाल हो रहे हैं। हर तरफ खून ही खून था। खुशी के गाने बंद हो चुके थे, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। हर तरफ बस चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे पूरा माहौल चीखों से भर गया हो। हवा में बारूद और डर की बू आ रही थी। हर सांस के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। उसके पिताजी ने डरते हुए उसे अपने कंधों पर बिठा लिया। वो उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। हमें यहां से निकलना होगा, वो चिल्लाए। उनकी आवाज में घबराहट साफ थी, लेकिन गोलियों की आवाज में उनकी आवाज भी दब गई। हर तरफ बस गोलियों की आवाज गूंज रही थी। बाग के छोटे छोटे रास्ते अब पीपलों की होपों को ढूंढ रहे थे। लोग एक दूसरे पर चढ़कर रनने की कोशिश कर रहे थे। माएं अपने बच्चों को कस के पकड़े हुए आई थीं। स्मेल रहे लोग लेग्सों तले कुचले जा रहे थे।
अपने फादर जी के कंधों पर सीता लोंगपुर स्टॉप डूटों की चमक गिविंग सकता ही ब्रिटिश सैनिक गुस्से से लौंगे चेवेरिए लिए सभी रास्ते बंद धटे खड़े दे। वे फंसे हुए पीपलों पर गोताकिन चला रहे थे। गोइंगने का तोई रास्ता नवेरिन ही। खुशियों का बाग अब मौत का कुकमिंगा बन गया ही। कूदो लोंगपुर कूदो। धटके पिता की कमिंगवाज विचर से और फास्टी से उस अफरा तफरी में भी लिटिल सुनाई दे रही है। धट ने एक कुकमिंगन सींगा था, इस भयानक स्थिति से बचने का एक छोटा सा मौफ। लोंगपुर झिझका, डर के मारे धट के हाथ कुडम ठंडे पड़ गए थे। धट के पिता ने धटे एक हताशाजनक धक्का गिवन। वह हवा में उछला और शरीरों के ढेर पर जा फैल। वो कुएं में था, ठंडा कुडनी थाट के सिर के ऊपर से गुजर रहा ही। भरपूर पानी के ऊपर आया, हांफते हुए। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कि उसने अभी अभी मौत को मात दी हो। पानी से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। हवा में खून और बारूद की गंध भरी हुई थी। हर सांस के साथ वह उस भयानक मंजर को महसूस कर सकता था। यह गंध उसकी नाक में बस गई थी, जैसे कि यह कभी नहीं जाएगी। गोलियां चलनी बंद हो चुकी थीं, लेकिन बाग में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे कि समय थम गया हो। उसने चारों ओर देखा। उसका नन्हा दिमाग इस नरसंहार को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। सैकड़ों लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। हर तरफ खून और दर्द का नजारा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसकी आंखें इसे देखने के लिए तैयार नहीं थीं। वह कुएं से बाहर निकला। उसके कपड़े खून और पानी से सने हुए थे। उसके कपड़े उसकी कहानी बयां कर रहे थे, एक ऐसी कहानी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उसके पैर शीशे के समान भारी लग रहे थे। हर कदम एक बहुत बड़ा प्रयास था। वह चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कदम उसे और भी थका रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। वो अपने पिता को ढूंढ रहा था। उस सन्नाटे में उसकी आवाज एक बेबस चीख की तरह गूंज रही थी। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी, जैसे कि वह जानता हो कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पिताजी चले गए थे। यह सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं सकता था। उसका दिल भारी हो गया था, जैसे कि किसी ने उसे जकड़ लिया हो। भरपूर उस विभत्स मंजर के बीच घूम रहा था, मौत के समुद्र में एक छोटी सी खोई हुई आकृति। वह अकेला था, एक ऐसी दुनिया में जो अब उसे अजनबी लग रही थी। हर तरफ मौत और विनाश का नजारा था। घायल लोग कराह रहे थे। उनकी चीखें दर्द का एक हृदय विदारक संगीत बजा रही थीं। यह संगीत उसकी आत्मा को चीर रहा था। हर चीख उसे और भी असहाय महसूस करा रही थी। डर के मारे उसका गला रुंध गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे कि सैनिक वापस आ रहे हैं, अस्पताल घायलों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। यह खबर सुनकर उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसने पूरी रात लाशों के बीच दुबका हुआ बिताई। डर के मारे हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। हर आवाज उसे और भी डरा रही थी। वह पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अकेला था, अनाथ, उस भयानक मंजर का गवाह जो उसकी जिंदगी भर के लिए उसे डराता रहेगा। यह अनुभव उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ गया था, एक ऐसा निशान जो कभी नहीं मिटेगा। जताकें वाला बाग हत्या ऑफंड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख गिवन। यह खबर कमिंग की तरह फैल गई, जिससे पीपलों में गुस्सा और रोष फैल वेंट। यह हेडवेफ एक हत्या ऑफंड नवेरिन था। यह बर्बरता का एक निर्दयी कृत्य था, औपनिवेशिक अत्याचार का सिंबल। अंग्रेज, जिन्हें कभी शक्तिशाली लेथर्टन न्यायप्रिय माना गोइंगता था,
अब उन्हें क्रूर ऑपरेशनी के फॉर्म में सीइंग अ गोइंग ने फीला है। यह हत्या फंड इंडियाई स्वतंत्रता कमिंग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन वेंट, जिसने अंग्रेवेचन के लिटल शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस के सभी भ्रमों को चकनाचूर कर गिवन स्वराज यानी स्वशासन की मांग निर्दोष पीपलों के खून से और भी तेज हो वेंट।